नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो हमारे आपके रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित भी है और हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला भी है। और मेरा वो विषय है, याद आ जाएगा, अभी 1 मिनट में आया, तुरंत याद आ जाएगा, घबराइए मत, मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पूरी तरह याद है कि मुझे क्या कहना है और किस विषय पर बात करनी है। लेकिन ये जो अभी आपने देखा, ये आपके साथ भी होता होगा, सभी के साथ होता है, हर रोज होता है। जब हम किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को कहने के लिए एकदम से तैयार होते हैं कि वो बात हमारे दिमाग से निकल जाती है, गलत निकलती नहीं है, रहती दिमाग में ही है, हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। वहाँ हमारी प्रॉब्लम होती है मेमोरी रिकॉल की। और यही आज मेरा विषय है कि ब्रेन पावर क्या है, मेमोरी क्या है और मेमोरी रिकॉल क्या है। क्योंकि एक ही टीचर से, एक ही कक्षा में, एक ही पाठ्य पुस्तक को, एक ही सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ बच्चे औसत दर्जे के 33% के होते हैं और वहीं कुछ बच्चे 90 एंड अबव परसेंटेज के होते हैं। यह फर्क पढ़ाने में, शिक्षक में, पुस्तक में, यानी कि इनपुट में नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? जाहिर सी बात है, उसके एक्सप्रेशन में, कि बच्चा उस चीज को जो इनपुट के रूप में उसे मिला, उसको वो कितना याद रख पाया और कितना उसको रिप्रोड्यूस कर पाया। और ये बात केवल बच्चे के जीवन के लिए नहीं होती, ये हम सबके जीवन के लिए होती है। इनफैक्ट अगर हम इसे माने तो ये हमारे पूरे जीवन के सफलता की पहली पायदान होती है। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अध्यापक हैं, वर्किंग में हैं, सर्विस में हैं, प्राइवेट बिजनेस में हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड इस पर करता है कि आपको सही बात सही समय पर याद आ पाती है कि नहीं। सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपका नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और इस रिजल्ट मिलने के लिए जरूरी है कि आपकी मेमोरी पर आपका पूरा कंट्रोल हो। चलिए हम लोग इस पर बात शुरू करते हैं कि जब सामान्य जनजीवन में ऐसी बातें आती रहती हैं तो हम सभी के मन में ये बात आती है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके कारण कुछ लोगों की मेमोरी, हम कहते हैं बहुत अच्छी है साहब, उनको तो ईश्वर ने एकदम से अद्भुत प्रतिभा वाली मेमोरी देकर भेजी है। और कुछ लोगों के बारे में हमारी धारणा ये होती है कि अरे साहब वो तो सब भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बड़ा डल आदमी है, बड़ा मतलब उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि कुदरत कभी नाइंसाफी नहीं करती। अप्रोक्सीमेटली 8.7 बिलियन न्यूरोसेल्स के साथ वो हर आदमी को पैदा करती है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं होता। ऑलमोस्ट सेम ब्रेन उसने आइंस्टीन को भी दिया है और एक आम आदमी को भी दिया है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अलावा और ब्रेन का कोई दूसरा मैप वो बनाती नहीं है कुदरत। और उस ब्रेन की कैपेसिटी की हम बात करें, अगर आपके डिजिटल मोबाइल फोन की कैपेसिटी की बात करें, उसके संदर्भ में बात करें, अगर कंपैरिजन करें, तो 2.5 पीटाबाइट। पीटाबाइट क्या है? गीगाबाइट में समझ लेते हैं। आपके पास फोन होगा 128 GB का, 256 GB का, 512 GB मेमोरी वाला। और ब्रेन की मेमोरी डिजिटल पैमाने पर अगर हम नापेंगे तो 2.5 मिलियन गीगाबाइट है, 2.5 मिलियन GB। और ये कैपेसिटी हर आदमी को मिली है। फर्क होता है सिर्फ हम न्यूरोसेल्स और उसके कॉम्बिनेशन को यूज कितना कर पाते हैं।
और वो अप्रॉक्सीमेट आता है 3 to 5% फॉर एवरेज पीपल, 8 to 10% फॉर जीनियस पीपल एंड 10+ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरे मन में भी उठता है, आपके मन में भी उठता होगा। इसका कारण है ब्रेन की कार्यप्रणाली। जो ब्रेन की कार्यप्रणाली है वह एक पहले से स्थापित एक नियम पर काम करती है। जो इनपुट सेंसनरी ऑर्गन के द्वारा, सेंसनरी ऑर्गन मीन्स हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कान के द्वारा, हमारे सूंघने की क्षमता के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा जो हम स्वाद लेते हैं, या हमारी स्किन के द्वारा जो हम फील करते हैं, ये इनपुट जनरेट होते हैं। इनको हम सेंस कहते हैं। हमने अनुभव किया। ये इनपुट हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे माइंड को जाते हैं, वहाँ प्रोसेस होते हैं, और प्रोसेस होने के बाद माइंड ये तय करता है कि इस इनपुट को हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है। और इसके लिए हमें माइंड को ट्रेंड करना होता है। अदरवाइज माइंड के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरी डाटा इज सिंपली अ डाटा। वो उसको प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट बता देगा कि आप जो चीज़ देख रहे हैं वो पेड़ है या आदमी है या कोई मैकेनिक्स है या कोई आप पिक्चर देख रहे हैं, वो आपको केवल इतना बता देगा। उसे शॉर्ट टर्म में रखना है, लॉन्ग टर्म में रखना है, ये बातें हमारी ट्रेनिंग पर डेवलप करती हैं। इसके लिए माइंड को ट्रेंड करना होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या बगैर ट्रेनिंग के हमारा माइंड किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएगा? नहीं, रखता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग की कार्यप्रणाली को हमें और समझना होगा। मानव का मस्तिष्क, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये मेनली 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में स्पेस होता है अप्रोक्सीमेटली 6 mm, और ये दोनों सेपरेट होते हैं। दोनों के अलग फंक्शन है, जैसा कि वैज्ञानिक शोधों में पता चलता है, वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात आई है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ये लॉजिकल कंक्लूजन को कंडक्ट करता है। हमारी जितनी तर्क क्षमता है, हमारी रीजनिंग है, इसको कंट्रोल करता है। और राइट हेमिस्फीयर एकदम अलग, हमारी जितनी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, इसको कंट्रोल करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी भी आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा। अक्सर हम देखते हैं, कहते हैं कि अरे भाई बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा लॉजिकल आदमी है, लेकिन थोड़ा सा दिल के मामले में थोड़ा ठीक नहीं है। बात आती है कभी कभी। कारण यह है कि उसका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग ब्रेन है, और वही उल्टे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई आदमी ऐसा है जो हर फैसले दिल से लेता है। मित्र उसे समझाते भी कि भाई हर चीज में दिल नहीं लगाया जाता, कुछ दिमाग से भी सोचा करो। अरे दिमाग से ही सोच रहा है वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका राइट ब्रेन डोमिनेटिंग है। दैट्स वाई कि उसका क्रिएटिव, उसका इमेजिनेशन, उसका इमेजिनरी जो पर्सनैलिटी है वो उसके डिसीजन पर हावी होती है। तो व्हाट इज द राइट चॉइस? राइट चॉइस ये है कि हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर वो वेल बैलेंस्ड होकर काम करें, और जब वो वेल बैलेंस्ड होकर काम करेंगे तो पर्सनैलिटी परफेक्ट होती है और जो भी उसके गुण हैं विकसित होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इन दोनों ब्रेन को बैलेंस किया जा सकता है, या ऐसे ही जो मिल गया हमको जन्म से जो मिल गया वही डोमिनेटिंग रहेगा? उत्तर है किया जा सकता है। तमाम विधियां इसको करने की। ब्रेन की ट्रेनिंग के इस मेथड को हम मिड ब्रेन ट्रेनिंग या मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। आप लोगों में से तमाम लोगों ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का नाम सुना होगा, लेकिन प्राय मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में सही जानकारी न होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बस ऐसी ही है कोई प्रक्रिया जिसमें बच्चों को थोड़ा
अजीब सा ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे आंख पर पट्टी बांध कर कुछ करने लगते हैं, कभी वो पेंटिंग करते हैं, कभी ड्राइंग करते हैं, कभी किताबें पढ़ने लगते हैं। बट इससे होगा क्या? एग्जैक्टली यही बात मैं भी समझता था जब तक कि मैंने मिड ब्रेन को पूरी तरह समझा नहीं। पहले तो हम आते हैं इस बात पर कि व्हाट इज मिड ब्रेन। ब्रेन तो ब्रेन है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर है, तो फिर ये मिड ब्रेन वाली बात कहां से आती है? दोस्तों, मिड ब्रेन वाली बात इसलिए आती है कि जब ब्रेन की एनाटॉमी को आप देखेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो इसमें आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ब्रेन इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग अपने साधारण व्यक्ति, मैं साइंस और बायो के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आम आदमी जितना ब्रेन को सिंपल समझता है उतना सिंपल ये है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है, उस सारे के सारे ब्राउन जो ऊपर से मैटर होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के रूप में, सेरेब्रम के नाम से हम इसको जानते हैं। और सबसे बड़ा भाग होता है, इसके दोनों के 4-4 पार्ट होते हैं, अलग अलग अंगों को वो करते हैं। उसके डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है कि सेरेब्रम का कौन सा पार्ट हमारी आंखों को कंट्रोल करता है या उसके सेंस को ग्रहण करता है, कौन सा हमारे फिजिकल जो सेंस है उसको ग्रहण करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो दोनों सबसे बड़े भाग हैं। लेकिन ब्रेन सिर्फ इतना ही नहीं होता, उनके ठीक नीचे, जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे, एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम छोटा ब्रेन कहते हैं, ये स्मॉल ब्रेन कहते हैं, दैट इज सेरेबेलम। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये सेंटर होता है। ब्रेन की कार्यप्रणाली ये है कि उसके जितने न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चलती है, एक कनेक्शन डेवलप होता है। हमारी हर नई इंफॉर्मेशन उस कनेक्शन को डेवलप करती है, एक नया कनेक्शन डेवलप करती है, और उस कनेक्शन के रूप में हमारी मेमोरी उस पर परमानेंट बनती है। जब वो कनेक्शन बन गया तो वो फ्रीज हो गया, स्टोर हो गया। ये काम हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे सेरेबेलम में जाती है। और जब आप पिक्चर में देखेंगे तो हमारे ब्रेन और सेरेबेलम, जो छोटा ब्रेन कहते हैं, इनके बीच में लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ने वाली एक चीज होती है, मुश्किल से 6 mm की होती है, और उसको हम कहते हैं स्टेम। स्टेम वह चीज है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे नर्व्स को हमारे स्पाइनल कार्ड के जरिए ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन तक ले जाने के बाद ब्रेन से उसको कनेक्ट करती है। तो ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट है, दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला, दैट इज मिड ब्रेन। और यही मिड ब्रेन हमारे पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बॉडी को रेगुलेट करने वाले सारे के सारे सिग्नल्स, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, हमारे जितने ऑटो सिस्टम है बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट है, आई ब्लिंक है, स्वेटिंग है, जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, उन सबके सिग्नल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर इसे हमने किसी भी तरीके से, चाहे वो वैदिक तरीका हो जिसमें हम कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं, मैं आता हूं, अभी उस बात पर भी आता हूं, ये भी कुंडलिनी का एक पार्ट है, चाहे उस तरीके से हम इसे ट्रेन कर लें या आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से ट्रेन कर लें, लेकिन अगर इसे हमने कंट्रोल कर लिया तो वहां सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। और ये मजे की बात है कि प्रकृति जब हमें जन्म देती है, हमें ही नहीं, किसी भी प्राणी को, पशु पक्षी कीट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जब उसको जन्म देती है तो उसको एक्टिवेटेड मिड ब्रेन देती है। आप सोच रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूं इसका कोई मतलब भी है? मतलब है, अभी तुरंत आपकी भी बात समझ में आएगी। एक्टिवेटेड मिड ब्रेन हमें मिलता है, लेकिन हमारी जीवन शैली,
हमारे चारों ओर की दुनिया ऐसे ब्लॉक्स तैयार करती है, मेंटल ब्लॉक्स तैयार करती है, डोमिनेटिंग फीचर्स हमारे पास देती है, हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि हमारा कोई एक हेमिस्फीयर डोमिनेटिंग हो जाता है, दूसरा अनडेवलप्ड रह जाता है और मिड ब्रेन हमारा इनएक्टिवेट हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग जानते होंगे कि भारत में जाड़े के दिनों में साइबेरिया से बहुत पक्षी आते हैं, भरतपुर राजस्थान में आते हैं, उड़ीसा के चिल्का झील में आते हैं और भी कई जगहों पर आते हैं। दूरी कितनी है? हजारों किलोमीटर। और वैज्ञानिक शोध इस बात पर हो चुके हैं कि जो पक्षी एक वर्ष आते हैं किसी खास स्थान पर, दूसरे वर्ष फिर वहीं आते हैं। सोच के देखिए, क्या उनके पास गूगल मैप है, कोई कंपास है, कोई गाइड है? कुछ भी नहीं है। इतने हजारों किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो तारों के जरिए तय करते हैं, बट तारों की भाषा उन्हें आती कहां है? पृथ्वी पर जो हमारे लैंडमार्क पहाड़ और नदियां दिखाई देंगी, इनको एनालाइज करने लायक उनका ब्रेन क्या होता है? आप कहेंगे नहीं होता है, लेकिन यहां उनका मिड ब्रेन काम करता है और मिड ब्रेन की पावर अनलिमिटेड होती है। वह आपकी ब्रेन को किसी भी सीमा तक, किसी भी लिमिट तक शक्तिशाली बना सकता है। और जिन क्षमताओं को आप काल्पनिक समझते हैं, महाभारत के संजय का चरित्र कि गांधार नरेश के पास बैठकर महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल वे आंखें बंद करके बता रहे हैं। सुनने में बड़ा विचित्र सा लगता है कल्पना है, लेकिन ये संभव है। कभी ना कभी आपने टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन का नाम भी सुना होगा। ये सब इस मिड ब्रेन के जरिए पॉसिबल है। और ये जो आप देखते हैं कभी कभी तमाम सोशल मीडिया पर या किसी चैनल पर कि मिड ब्रेन एक्टिवेटेड बच्चे ब्लाइंड फोल्ड पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और भी बहुत सी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कोई जादू नहीं है या कोई धोखा भी नहीं है। ये एक्चुअली मिड ब्रेन की पावर है। तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि ये पावर आखिर कैसे पैदा कैसे हो रही है उनके अंदर। दोस्तों, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से हम उसका स्वाद ले सकते हैं और स्किन से हम उसे फील कर सकते हैं, वेदर इट इज हार्ड, कोल्ड और सॉफ्ट। ये हम 5 हमारे इनपुट ऑर्गन हो गए। इनपुट डेटा को कहते हैं, जो सेंस हमें प्राप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये ग्लास उठाया, अब हम आंखें भी खुली रखते हैं तो हमें ये पता है ग्लास है। आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें लगेगा कोई सिलेंड्रिकल चीज है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो ये नहीं पता है कि इसके अंदर है क्या, लेकिन ये पता चलेगा कि कोई ठोस ठंडी सी चीज है। आंखें खोल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये तो ग्लास है और इसमें पानी भरा हुआ है। हम जब इसे पी लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि साहब इसमें पानी ही है और पानी ठंडा है। तो ये जो सारी चीजें हमने बताई, यही इनपुट है। और ये इनपुट जाता कहाँ है? ये सीधे ब्रेन तक जाता है, नर्वस सिस्टम के जरिए जाता है। ब्रेन एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद वो अपनी फाइंडिंग्स देता है और इन सिग्नल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 300 माइल पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, मे बी 300 मील पर सेकेंड तक हो सकती है। तो ये फील करने की बात हुई। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ एग्जैक्टली आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हमारे ये पांचों जो सेंस करने वाले ऑर्गन हैं, ये अलग अलग काम करते हैं या इनका कोई कोऑर्डिनेशन भी होता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है इनका कोऑर्डिनेशन होता है।
बगैर कोऑर्डिनेशन के अगर ये काम करेंगे तो इनके डेटा आपस में सिंक नहीं होंगे, इनके जरिए कोई फाइंडिंग दिमाग इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन आपस में सिंक होती है, मर्ज होते हैं। तो अगर ये मर्ज होते हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम कानों से आंख का काम ले पाए? मुझे लगता है आप हंस रहे होंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हमने गांव में देखा है, या आपने भी देखा होगा, सभी लोग देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है और हम कहते हैं कि भाई इसके कान बहुत तेज हैं, लगता है इसकी आंखों की ताकत भी कान में आ गई है। पैरों की आहट सुन के वो बता देता है कि कौन आ रहा है। देखा है या नहीं? मैंने तो देखा है, देखेंगे तो आपको भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि उसकी आंखें बंद हैं और कान उसके आंखों का काम कर रहे हैं? इसलिए कि जो इनपुट मिल रहा है, हर इनपुट को ब्रेन अगर फुल्ली एनालाइज करेगा तो उससे इतने डेटा ब्रेन को मिलते हैं कि वह सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकता है। ये बच्चे जो मिड ब्रेन में आप देखते हैं कि वो हाथों से छूकर ये बता देते हैं कि क्या लिखा है, तो लिखा हुआ पढ़ने का काम आंखों का है, लेकिन ये उनके फिंगर्स जो हैं, उनका सेंस करने वाली जो फिंगर्स हैं, स्किन है, ये आंखों की पावर का भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी है। और विश्वास नहीं होता है तो एक छोटा सा क्लिप हम लोग अभी प्ले करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद बिना किसी दिक्कत के बच्चा हर काम करता है। अब जब आंखें बंधी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा ब्रेन फोकस होता है। ये बात ऐसे आप समझ लें कि जो हमारे डेटा, अगर ब्रेन एक टाइम में जितना डेटा हमारा कलेक्ट कर रहा है पांचों ऑर्गन से, अगर रेशियो हम देखेंगे तो उसमें 80% डेटा होता है आंखों का। और आई एम वेरी सॉरी टू से कि आंखों के द्वारा इकट्ठा किया गया अबाउट मोर देन 80% डेटा अनवांटेड होता है, वो हमारी जरूरत का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी आपके बाकी 4 सेंसरी ऑर्गन खामोश हैं, उसको इनपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आंखें क्या कर रही हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाहर का सब कुछ देख रहे हैं। एक साइड वाइट, उनमें से कोई भी चीज आपके काम की नहीं है। मकान है, दुकान है, सड़कें हैं, मॉल है, पौधे हैं, पेड़ हैं, ब्रिज है, स्काई है, लेकिन इन सबसे जो इनपुट जनरेट हो रहा है वो आपके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसे यूटिलाइज नहीं करने वाला है, लेकिन ये स्टोर होता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने आखिरी बार किसी अगर हिल स्टेशन या किसी इंटरेस्टिंग जगह की यात्रा की है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उस डेस्टिनेशन पर जब आप गए होंगे तो वो आपकी मेमोरी में होगा। बट अभी अगर आप आंखें बंद करके एक बार फोकस कीजिए तो आपको वो पूरी जर्नी भी याद आएगी। हालांकि वो जर्नी आपका टारगेट नहीं थी। जर्नी, रोड जर्नी आपने की है, ट्रेन जर्नी की है, फ्लाइट से गए हैं, वो जर्नी भी आपको दिखेगी, क्या क्या आपको बाहर दिख रहा था, सब इमेजिन हो जाएगा। ये इमेजिन कैसे हो रहा है? क्योंकि वो डेटा दिमाग में स्टोर है, और डेटा दिमाग में स्टोर है इसलिए वो रिकॉल हो पा रहा है। लेकिन वो हमारे लिए निरर्थक डेटा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अब दिमाग को यहां फिल्टर करना होता है कि हमारा कितना डेटा निरर्थक रूप से है, हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। माइंडेड, एक बार जो डेटा दिमाग में पहुंच गया हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। चिंता करने की बात भी नहीं है। हम 3 to 5% यूज कर रहे हैं, 90%, मोर देन 90% अनयूटिलाइज्ड ब्रेन कैपेसिटी पड़ी हुई है। रहने दो ना डेटा, सिर्फ हमें यह सीखना है कि किस प्रकार हम अपने माइंड को लॉन्ग टर्म डेटा, जिसको हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए तैयार करें।
राइट? हम कैसे जरूरी इनपुट को परमानेंट मेमोरी में अपने सिक्योर करें और परमानेंट मेमोरी को भी इस प्रकार से सिक्योर करें, इस प्रकार से उसे हम फीड करें, स्टोर करें कि हमें इमीडिएट काम पर रिकॉल हो पाए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, तमाम साहित्यकारों को देखा होगा और बाकी बहुत से विद्वान लोगों को देखा होगा, बड़े लोगों को देखा होगा कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनको एक एक करके चीजें सब याद आती रहती हैं। उन्हें कोई इनपुट नहीं दे रहा है, कोई पेपर नहीं दे रहा है कि उन्हें क्या बोलना है, बट उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें याद आती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके दिमाग का डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर द एग्जाम्पल, एक छोटे से रूम में अगर 500 किताबें रखी हुई हैं और स्कैटर्ड रख दी गई हैं और किसी एक किताब का नाम बता के खोजने के लिए कहा जाए तो कम से कम 1 घंटे लगेंगे। हर किताब को खोलना है, उसके कवर को देखना है, नाम को देखना है, मिल गया तो ठीक, वरना अगले को देखो। दूसरी ओर आप बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में चले जाइए, 1 लाख किताबें हैं, आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई एक किताब चाहिए, आप नाम बताइए एंड विद इन 5 to 10 मिनट किताब आपके सामने होगी। तो आपने ये देखा है कि एक छोटे से कमरे में रखी हुई थोड़ी सी किताबें अनऑर्गेनाइज्ड होने के कारण आप खोज नहीं पाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में भी अगर बुक्स जिन्हें हम इनपुट के रूप में देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है तो आप उन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं। ठीक यही हालत हमारे ब्रेन की और हमारे मेमोरी की होती है। हमारी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को हमने कितना सिंक किया है, कितना प्रीवियस डेटा से पहले की इंफॉर्मेशन से हमने उसको कोरिलेट किया है और कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है, डिपेंड सब इसी पर करता है। हमारे मेमोरी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। लॉन्ग लास्टिंग इस पर निर्भर नहीं करता। हमारी मेमोरी कितनी लॉन्ग रहेगी, कितनी दूर तक जाएगी, कितनी देर तक रहेगी, ये बात इस पर निर्भर नहीं करती। उस पर हम अगले बिंदु पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यही मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि वह इस बात को आपको बताने की कोशिश करता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है, या उसके जरिए आप ये सीख सकते हैं कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड। अपने मस्तिष्क को आप कैसे प्रशिक्षित करेंगे एक दीर्घकालिक मेमोरी डेवलप करने के लिए, और कैसे आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करेंगे जो डेटा, जो इनपुट, जो सेंस आपने स्टोर किया है उसको आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए कि वह आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहे और काम करे। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की इस प्रक्रिया में हम इन सारी बातों पर काम करते हैं। इन्हें हम किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक निष्कर्षों से हम पूरी तरह इनको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट आपके सामने होते हैं। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और इस आश्वासन के साथ, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन की फुल टेक्निक को, कैसे हम मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम मिड ब्रेन को प्रशिक्षित करते हैं और कैसे हम अपने ह्यूमन ब्रेन के मैक्सिमम आउटपुट को लेने की कोशिश करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, प्रोसेस और उसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।